मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी अंतरिम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश। वित्त मंत्री ने कहा, बजट में स्टार्टअप और पेंशन कोषों को कुछ कर लाभ का किया प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा में किया खुलासा। 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ बनेगा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बजट के बाद पीएम मोदी का आया बयान, कहा आज का बजट अंतरिम तो है ही, साथ ही ये समावेशी और इनोवेटिव भी है, 4 स्तंभों को करेगा मजबूत। गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। सोरेन सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन बन सकते हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार के बजट के बाद तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी आने लगे हैं रिएक्शंस। सिंधिया, जयराम नरेश, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बजट को बताया निराशाजनक। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी। एससी ने सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष ने भी लगाए कैविएट। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ईडी कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। 14 दिनों की मांग सकती है रिमांड। ईडी की ओर से बताया जा रहा है कि 14 दिनों की रिमांड जो है वो मांगी जा सकती है। एस अधिकारी विनय चौबे ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव थे विनय चौबे। और सूचना की नहीं हुई है आधिकारिक पुष्टि। सत्ता पक्ष के सभी विधायक भी जाएंगे हैदराबाद। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए रांची परिसदन से सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से हैदराबाद ले जाया जाएगा। आदिवासी मूलवासी संगठन के झारखंड बंद के आह्वान का कोई असर नहीं। झामुमो ने बंद का समर्थन नहीं किया। देर रात झारखंड प्रवक्ता ने बंद का समर्थन नहीं किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, मैं संघर्ष करूंगा और लड़ूंगा। ईडी के पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसके बावजूद एक सुनियोजित ढंग से मेरे चरित्र को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा गया है। मैं न्यायालय जा रहा हूं, पर मुझे नहीं लगता कि जो व्यवस्था है उसमें मुझे जल्द न्याय मिल पाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश सोनी जुड़ चुके हैं। आकाश, हेमंत सोरेन की ओर से जो बातें कही गई, उन्होंने कहा कि मैं न्यायालय जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे जल्द न्याय मिल पाएगा, व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आकाश, हेलो जी बोलिए। बिल्कुल हेमंत सोरेन व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं और अभी के जो मौजूदा हालात हैं वो पीएलआई कोर्ट पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी चल रही है और कोर्ट रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने सूचना दी है कि ईडी के अधिकारी की ओर से 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है, जिससे अभी बहस चल रही है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आज उन्हें रिमांड पे नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बिरसा मुंडा कारागार होटवार पे आज रात गुजारनी पड़ सकती है। रिमांड ईडी की ओर से मांगी जा रही, बताया जा रहा है कि 14 दिनों के लगभग रिमांड मांगी जा रही थी। क्या इसको कोई अनुमति मिलने की बात सामने आई है? कितने दिनों की रिमांड मिली है, ऐसी कोई जानकारी मिली? अभी उसकी औपचारिक पुष्टि हुई नहीं है। अभी आज रिमांड दी नहीं जा रही है। फिलहाल सुनवाई कहां तक पहुंची आकाश? 3 से 4 ऐसा लगता है 3 से 4 दिनों की रिमांड ईडी को दी जा सकती है, लेकिन आज रात उन्हें बिरसा मुंडा कारागार होटवार से ही गुजारनी पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन उनके इस्तीफे देने के बाद से ही लगातार राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का भी चंपई का नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे में इसको लेकर कोई चर्चा आगे बढ़ी क्या? कौन सा अगला नाम जो है जिस पर अंतिम मोहर लग सकती है? जी बिल्कुल, चंपई सोरेन के नाम पे औपचारिक मोहर लग चुकी है, लेकिन राजभवन से ऐसी कोई सूचना विधायक दल के नेता को दी नहीं गई, जिसके वजह से अभी सारे विधायक जो है सर्किट हाउस पे रुके हुए हैं, जहां एक बस लगी हुई है। उस बस में सवार होकर सभी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से उन्हें 2 चार्टर ट्रेन से हैदराबाद ले जाया जाएगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें 1 से 2 दिनों के बाद फिर से रांची लाया जाएगा। ठीक है आकाश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो गिरफ्तारी के खिलाफ देखिए कोर्ट पहुंचे हैं हेमंत सोरेन और 14 दिनों की ईडी रिमांड मांग सकती है। फिलहाल
जा रहा है कि इतनी लंबी रिमांड नहीं मिली है, लेकिन आईएएस विनय चौबे ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और इनके खास थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड से अगली बड़ी जानकारी बताते हैं, जहां पर हैदराबाद जाएंगे सत्ता पक्ष के सभी विधायक। मौसम साफ होते ही हैदराबाद जाएंगे सभी विधायक और सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे हैदराबाद, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और झारखंड हैदराबाद जाएंगे सत्ता पक्ष के सभी विधायक, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और मौसम साफ होते ही हैदराबाद जाएंगे सभी विधायक, अहम जानकारी सामने आ रही है। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति की बात सामने आई है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे हैदराबाद, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हैदराबाद जाएंगे, मौसम साफ होते ही हैदराबाद जाएंगे सभी विधायक। और अगली खबर भी झारखंड से ही है, जहां पर झारखंड बंद के आह्वान का असर नहीं दिखा है। आपको बता दें कि आदिवासी मूलवासी संगठन ने किया था आह्वान, झामुमो ने बंद का समर्थन नहीं किया। देर रात झारखंड प्रवक्ता ने बंद का समर्थन नहीं किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आदिवासी मूलवासी संगठन ने किया था आह्वान, अहम जानकारी आपको हम बता दें। झामुमो ने बंद का समर्थन नहीं किया, तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देर रात झारखंड प्रवक्ता ने बंद का समर्थन नहीं किया, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी झारखंड से, झारखंड बंद के आह्वान का नहीं दिखा कोई भी असर, तो झारखंड बंद के आह्वान का कोई असर नहीं दिखा है। आदिवासी मूलवासी संगठन ने किया था आह्वान, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, झामुमो ने बंद का समर्थन नहीं किया। देर रात झारखंड प्रवक्ता ने बंद का समर्थन नहीं किया, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम जानकारी, झामुमो ने बंद का समर्थन नहीं किया, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। देर रात झारखंड प्रवक्ता ने बंद का समर्थन नहीं किया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ शहनवाज खान हमारे साथ में। शहनवाज, झारखंड बंद का आह्वान का कोई असर नहीं दिखा, हालांकि आह्वान किया गया था, लेकिन सभी जगहों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? ये कल झारखंड बंद का आह्वान आदिवासी मूलवासी संगठनों ने किया था, लेकिन देर रात जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बयान जारी किया कि इसमें झामुमो नहीं चाहता है कि झारखंड में कोई अशांति हो, इसलिए उन्होंने इस बंदी से खुद को वापस ले लिया। जेएमएम के बंदी से वापस लेने का कारण ये हुआ कि झारखंड में बंद का कहीं भी कोई असर देखने को नहीं मिला है। छुटपुट कहीं कहीं पर विरोध प्रदर्शन आदिवासी मूलवासी संगठनों ने किया है, लेकिन ओवरऑल जो है समान है स्थिति। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सामान्य स्थितियां होने की बात सामने आ रही है। झारखंड बंद के आह्वान का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। बाजारों में पूरी तरह से रौनक नजर आई है। आदिवासी मूलवासी संगठन ने आह्वान किया था, लेकिन इसका कोई भी असर नजर यहां पर नहीं आया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जो लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड से आपको हम बताते हैं, जहां हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन ने याचिका वापस ली। अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड के महाधिवक्ता ने दी जानकारी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई।
और कल देर शाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से पूर्व झारखंड के लोगों के समक्ष अपनी बात रखी। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, मैं संघर्ष करूंगा और लड़ूंगा। ईडी के पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके बावजूद एक सुनियोजित ढंग से मेरे चरित्र को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा गया है। मैं न्यायालय जा रहा हूं, पर मुझे नहीं लगता कि जो व्यवस्था है उसमें मुझे जल्द न्याय मिल पाएगा। ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया और किस विषय पर? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को तैयार करेगी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और अन्य देशों के लिए एक गेम चेंजर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ ही अंतरिम बजट 2024 से 25 पेश कर दिया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब महिलाएं, किसान और युवा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के सबका साथ सबका विकास पर ध्यान देने से अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है और मुद्रास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित भी किया गया है। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर विधानमंडल के बजट सत्र से पहले बीजेपी की बैठक आज शाम 6 बजे लोक भवन में होगी। बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। यहाँ बैठक बजट सत्र से पहले होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में मौजूद होंगे और बैठक में सभी एमएलए और एमएलसी भी मौजूद होंगे। सहयोगी दल के सदस्य भी मौजूद होंगे। विपक्ष को जवाब देने की रणनीति होगी साझा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर रणनीति साझा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विपक्ष को जवाब देने की रणनीति साझा होगी। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, बड़ी बैठक होने की बात सामने आ रही है। बजट सत्र से पहले ये बैठक हो रही है, क्या कुछ अहम बातें इसमें हो सकती हैं? देखिए, आपको बताएं, क्योंकि बजट सत्र है, चुनावी वर्ष है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा और कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्ष पार्टियां, जो निर्दल कई लोग हैं, वो लोग जो है सरकार को घेरने का जरूर काम करेंगे। क्योंकि जो आज जो केंद्र का बजट आया उसमें भी देखिए, जो आम पब्लिक, आम जनता है, उससे न कहीं जो है लोगों को नाराजगी, लोगों ने बहुत उम्मीद है चुनावी वर्ष में जो बजट आता है, बजट सत्र होता है, उसमें लोगों को फायदा डायरेक्ट पहुंचता है, लेकिन वो नहीं हुआ। अब क्योंकि विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, विधानमंडल सत्र कल से शुरू हो जाएगा, तो जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष पार्टी कांग्रेस है, तमाम लोग मिलकर, जो तमाम विधायक है और जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम तक सब लोग में बैठक करेंगे और उसमें एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इसका विपक्ष को जवाब देना है, किन मुद्दों पे हमको जो है बात करनी है। ये तमाम चीजें आज यही रणनीति तय की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अधिक जानकारी के लिए। तो अहम बैठक होनी है, बजट सत्र से पहले ये बैठक बुलाई गई है, जिससे विशेष माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और बैठक में सभी एमएलए और एमएलसी भी मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में इस बैठक को कराया जाएगा और बजट सत्र से पहले ये बैठक हो रही है। सहयोगी दल के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार शासन का
आभार व्यक्त करता हूं और सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया। पिछले कुछ सालों में अपराध में कमी आई है। सरकार की नीतियों के तहत रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और यह अहम खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया गया। पुलिस विभाग में भर्तियां पारदर्शी तरीके से की जा रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत कार्य किया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से ये अहम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। आपको बता दें कि कल ही उन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है। इसके पहले वो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है और सरकार की नीतियों के तहत रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ये सारी बड़ी बातें उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि डायल 112 में नए वाहनों की बढ़ोतरी की जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में व्यवस्था की गई। साइबर क्राइम पर जोर देंगे। लोगों को ट्रेनिंग विभाग में दे रहे और साइबर में पहले 57 और अब 18 साइबर थानों का सृजन किया गया। 2025 में महाकुंभ की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो डीजीपी की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। 2025 में महाकुंभ की भी तैयारियां की जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, डीजीपी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें सामने आई हैं। और संजना चौरसिया हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजना, अभी कल ही अतिरिक्त प्रभार मिला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरफ शुक्रिया अदा किया है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ अब तक उनके कार्यकाल के दौरान रहा और आने वाले वक्त की तैयारियां भी किस तरीके से की जा रही हैं, सभी कुछ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। देखिए जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको। आज जो उन्होंने प्रेस वार्ता की और ये चौथी बार उनको जो है कार्यवाह सौंपा गया है, एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक ही व्यक्ति का 4-4 बार चुनाव करना। लेकिन देखिए, आज जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है उसमें सरकार और शासन का दोनों का ही आभार व्यक्त किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सारे दायित्वों को पूरा करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भी जो कार्य होगा वो भी किया है। पिछले कुछ वर्षों में जो अपराध की कमी आई है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। सरकार की नीतियों के तहत रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने ये भी देखिए बहुत बड़ी बात कही है, सरकार के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया गया है और ये कहीं ना कहीं ठीक बात है। इसी वजह से देखिए उनको 4 बार जो है कार्यवाह सौंपा गया है। और उन्होंने पुलिस विभाग में भर्तियां पारदर्शी तरीके से की जा रही है। उन्होंने इस बात का भी जो है यहाँ पर चर्चा की है। महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बात किया है और डायल 112 में नए वाहनों की बढ़ोतरी की है और आने वाले जो 2025 में जो कुंभ की तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों से चल रहा है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने विशेष बात की है। साइबर में जो पहले 57 और 18 साइबर थानों को सुजर्जन था वो भी इसमें किया गया है। यानी कि आमतौर पर अगर देखा जाए तो जो कार्यभार उनको मिला है उस हिसाब से उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और आगे की जो रणनीतियां हैं उनको भी इस पर जो है सही रूप से दिखाया गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर काफी कुछ अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आया है। बहुत शुक्रिया संजना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो प्रशांत कुमार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम बातें कही गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी विधानसभा को जल्द मिलेगा उपाध्यक्ष। विपक्ष ने उठाई थी उपाध्यक्ष बनाने की मांग। लंबे समय से विधानसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं, विधानसभा में विपक्ष का ही होता है उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी कमरा बनकर तैयार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। तो विधानसभा में विपक्ष का भी होता है उपाध्यक्ष और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर। और विधानसभा में विपक्ष का भी होता है उपाध्यक्ष, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय ने संभाला पदभार। कमांडेंट आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर कॉलेज में ग्रहण किया पदभार। लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय ने संभाला पदभार। एएमसी सेंटर कॉलेज की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो पहली महिला अधिकारी बनी और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें इस वक्त की अहम जानकारी। एएमसी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी।
और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय ने संभाला पदभार। फरीदाबाद से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नवागंतुक डीएम ने संभाला कार्यभार। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष कराना उनकी प्राथमिकता, फरियादी को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। डीएम की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। कार्यभार संभालते ही एक्शन में आए डीएम डॉक्टर वीके सिंह। कलेक्ट्रेट के आधिकारिक कार्यालयों का डीएम ने निरीक्षण भी किया है और एसडीएम सदर न्यायालय का डीएम ने किया निरीक्षण। न्यायालय में कुर्सियों समेत बेहतर व्यवस्था कराने के निर्देश भी किए गए हैं और डीएम ने पेशकार से लंबित मुकदमों की जानकारी ली। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, डीएम की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। एसडीएम सदर न्यायालय का डीएम ने निरीक्षण भी किया है। और यहां पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बहराइच से खबर, जहां बहराइच को मिले नवनियुक्त 114 नए लेखपाल। लेखपालों को 6 तहसीलों में की गई पोस्टिंग। राजस्व विवादों के निस्तारण में जनपद में और तेजी होगी और जनपद के तहसील पयागपुर में 20 नए लेखपाल, नानपारा में 27 नए लेखपाल और बहराइच में 15, मिहीपुरवा में 11 नए लेखपाल, कैसरगंज में 24 और 114 लेखपालों को तैनाती। डीएम ने सभी 114 लेखपालों को तहसीलों को किया आवंटन। बहराइच में 15, मिहीपुरवा में 11 नए लेखपाल तैनात किए गए। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बताते हैं, जहां ट्रक टेम्पो पर पलटने से टेम्पो चालक की मौत हो गई। टेम्पो में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक के नीचे दर्जन भर लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर बचाव एवं राहत का कार्य जारी है। उसका बाजार क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास का ये पूरा मामला है। टेम्पो पर पलटा ट्रक, टेम्पो चालक की मौत हो गई है, वहीं कई लोगों के दबे होने की भी बात सामने आई है। ट्रक के नीचे दर्जन भर लोगों के दबे होने की आशंका। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ा हादसा हुआ। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गोंडा से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर एफआईआर दर्ज। डकैती और जबरन मकान पर कब्जा मामले में एफआईआर दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद सांसद पर दर्ज हुई एफआईआर। सांसद सहित 2 इंस्पेक्टर 13 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। कोतवाली मनकापुर की है पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां कोतवाली मनकापुर की पूरी घटना बताई गई है और सांसद सहित 2 इंस्पेक्टर 13 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोंडा से खबर, भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। देखिए, माननीय एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देशानुसार 156(3) के तहत सितंबर 2023 की घटना को दर्शाकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है, जिसके क्रम में थाना मनकापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 447, 323, 504, 506, 427, 188 आदि धाराओं में। जबलपुर से उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने सर्किट हाउस में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर विंध्य क्षेत्र में रेल विस्तार को लेकर चर्चा की है। बैठक में रेलवे के जीएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, श्री मनोज अग्रवाल के साथ डॉक्टर जितेंद्र जामदार, श्री आशीष दुबे व श्री प्रभात साहू
शामिल हुए। इस दौरान रीवा सिंगरौली रेल लाइन, सीधी सिंगरौली के बीच रेलवे के सुदृढ़ीकरण में आ रहे अवरोध, गोविंदगढ़ और सीधी के बीच के मुद्दे, कटनी चोपन रेल डबलिंग आदि मुद्दों के साथ ही रेलवे के विस्तार में भू अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई है। हमेशा की तरह मोदी जी के नेतृत्व में आम बजट गरीबों के और कल्याण वाला होगा और देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत जो अभी 5वें नंबर पर है वो 3रे नंबर पर पहुंचेगा और फिर 2047 तक विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो जाएगा। आज जबलपुर आए हैं, आज मेडिकल कॉलेज में जो जनरल सामान्य सभा की बैठक होती है, जो मंत्री की अध्यक्षता में होती है, वो बैठक करेंगे। आपसी रंजिश में जान से मारने की नाकाम कोशिश की गई। 2 युवक जिनका नाम अमन साहू और प्रतीक साहू बताया जा रहा है, इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। पूरी घटना जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत चेरीताल क्षेत्र की बताई जाती है। इसी संबंध में कोतवाली थाने पहुंचे अधिवक्ता और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष शासकीय अधिवक्ता रवि सोंध्या, वहीं आदि डॉक्टरों की माने तो प्रतीक साहू और अमन साहू की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की माने तो मामला जानकारी में आया है और संबंधित दोषियों को सुबह कोर्ट भी पहुंचाया जाएगा। अमन साहू, प्रतीक साहू दोनों भाई हैं। चेरीताल में शुभ मेडिकल स्टोर है। शुभ मेडिकल स्टोर के सामने शुभ साहू और सुरेंद्र साहू, ये इन दोनों ने अमन और प्रतीक की तलवार चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल किया है। रिपोर्ट पर हमने इन दोनों के खिलाफ, शुभ और सुरेंद्र के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम किया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कल उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। और आज की वारदात करीबन 1 बजे की है। मेरा छोटा बेटा घर में मतलब पढ़ाई कर रहा था, उसके 8 फरवरी से उसके एग्ज़ाम चालू होने वाले थे, इस वजह से वो घर ही में था और 2 दिन से उसका स्वास्थ्य ख़राब था। अचानक उसको कोई कॉल आता है और वो चाय पीते पीते कप रख के अचानक वो चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे 2 घंटे के बाद किसी अनरोल नंबर से फ़ोन आता है कि आपका बेटा बहुत जख्मी रूप से चेरीताल में है और आप तुरंत पहुँचे। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे वहाँ पे पता पड़ता है उसको मन्नू लाल ले गए। जब मन्नू लाल अस्पताल पहुँचती तो वहाँ से पता लगता है मेडिकल के लिए रिफ़र कर दिया गया। जब मेडिकल पहुँचती हूँ तो वहाँ पे मालूम पड़ता है कि बेटे को मतलब काफ़ी गंभीर तरीके से उनको चारों तरफ से घेर के मारा गया है। अब वो वारदात के समय में सिर्फ मेरे दोनों बेटे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों थे। किस चीज़ से मारा गया है? तलवार से, और भी कई चीज़ें होंगे लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है। मारने वाले सुरेंद्र साहू है, उनका बेटा वो शुभ साहू और उनके चाचा वगैरह हैं जो उनकी मेडिकल स्टोर में जो शॉप में काम करते, वो लोग सब वहाँ पे मौजूद। अगली खबर है रतलाम से, जहां पर कलेक्टर द्वारा ग्राम भीमाखेड़ी में निर्मित पंचायत भवन तथा पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में स्टाफ डैम मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया गया। विधायक निधि से निर्मित सीसी रोड का निरीक्षण किया गया। भीमाखेड़ी पंचायत के सभी रिकॉर्ड, कैशबुक और बिल वाउचर, जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्टर तथा नल जल योजना की जानकारी ली। दिव्यांग पेंशन के लिए सर्वे पुनः कराने के सचिव ग्राम पंचायत को भी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर का काम है निरीक्षण करना। सर देखा है, तालाब भी देखा है, कुआं भी देखा है, मुंडे हाँ, ये जो आवश्यक चीजें सुधार करने के लिए ये निरंतर जरूरी इसलिए रहता है कि निरीक्षण करते रहे और चीजों को सुधार करवाते रहे। डॉक्यूमेंटेशन वर्क से लेकर के जो सड़क की क्वालिटी वगैरह जो सब चेक करने का काम है, कलेक्टर का काम, जिला पंचायत का हम लोगों का यही काम है और इसी संदर्भ में हम लोग भ्रमण करते हैं। कोई दिशा मुरैना पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने भी किया स्वागत। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां कृषि मंत्री की ओर से भी स्वागत किया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, रोजगार दिवस कार्यक्रम का मुरैना से शुभारंभ करेंगे कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने भी स्वागत किया। ऊर्जा अनुकरणीय मंत्री राकेश शुक्ला साथ में रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, विकास एवं कानून की समीक्षा
के बाद किया रोड शो। रोजगार दिवस कार्यक्रम का मुरैना से करेंगे शुभारंभ। एक दिन में 7 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। उज्ज्वला गैस योजना के हितग्राहियों को राशि करेंगे हस्तांतरण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने भी स्वागत किया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम यमुनानगर से बताते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। अंतरिम बजट पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं और कहा कि आम आदमी के हित और गरीब कल्याण का बजट है। इस बजट से पूरे देश और हरियाणा को लाभ होगा। देश के विकास को गति देने, रोजगार बढ़ाने वाला बजट। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी गुरुग्राम से है, जहां सामाजिक न्याय संगठन ने सड़कों पर उतरने की घोषणा की है। और कल संगठन नगर निगम के हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई थी और संगठन का आरोप है कि 1952 में पंचायत बनने के बाद ग्रामीणों में निजी जमीन पंचायत के नाम पर दी थी और उस वक्त टैक्स भी नहीं देना पड़ा। 2008 में नगर निगम गुरुग्राम बनने के बाद टैक्स वसूली का खेल शुरू हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम मोगा से बताते हैं, जहां पर बीती रात से पड़ रही बारिश। तो मोगा में लगातार हो रही बारिश और मौसम में आई तब्दीली, लंबे समय से चल रही सूखी सर्दी से राहत मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई जगह ओलावृष्टि होने के चलते सर्दी बढ़ेगी। गेहूं की फसल का नुकसान होगा। मोगा में भी कड़ाके की सर्दी और धुंध के चलते जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो वहीं जिले में पड़ रही बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम बदल दिया है। कई जगह पर भारी ओलावृष्टि के चलते फसलों में भी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही कई फलों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। बारिश दे नाल जिहड़ा गड़ियां दी जिहड़ी बरसात होई है, मोगे का शहरी खेतर है शहीद भगत सिंह नगर। मोगा के कस्बा बाघा पुराना के एक गांव में 5 लोगों में आपको बता दें कि दुकान पर सामान खरीदने आई 17 साल की नाबालिग लड़की को कार में डालकर अपहरण कर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सुबह उसके घर के पास गंभीर हालत में फेंक कर फरार हो गए। दुष्कर्म करने वालों का दुस्साहस इस कदर था कि लड़की की हालत गंभीर होने के बावजूद उसे अस्पताल नहीं ले गए। और आपको बता दें कि लड़की के परिजनों ने कहा कि गाँव के ही कुछ लोग लड़की का अपहरण करके ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश शुरू कर दी है। थोड़ी देर पहला सिविल हॉस्पिटल एमरजेंसी एक लगभग 17 साल ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। कुरुक्षेत्र से अगली बड़ी जानकारी है, जहां पर आशा वर्करों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। पूरे हरियाणा में आशा वर्कर्स ने जिला स्तर पर हड़ताल की है। इस दौरान आशा वर्कर्स ने 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने की बात कही। आशा वर्कर्स का कहना है कि 18 अक्टूबर को सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, सरकार उस पर खरी नहीं उतरी। समझौते के अनुसार आशा वर्कर्स को 4000 और 2000 देने का वादा किया था, लेकिन अब पैसा अब तक नहीं मिला है और आशा वर्कर्स की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। मेरा नाम रानी देवी है, मैं राज्य उप प्रधान हूँ। आज हमारे यहाँ सारे हरियाणा के अंदर 1 फरवरी को आशा वर्कर रोष प्रदर्शन करेंगी। जैसे कि जुलाई से और अब तक आशा वर्कर का जो 4000 रुपये मानदेय था अब तक भी दिया नहीं है सरकार ने। और जो हड़ताल के दौरान की घोषणा की हुई थी 4000 की, वो भी अब तक उसका भी कोई हमारे पास लेटर नहीं आया और जो पेमेंट है वो नहीं दी गई है। और 16 तारीख को स्कीम वर्कर का
सारे हरियाणा के अंदर एक दिन की हड़ताल है 16 फरवरी को, उसका भी आज नोटिस दिया जाएगा और जो हमारी लोकल समस्याएं हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। जैसे कि इतने दिन से हमारी पेमेंट बनी हुई है और आज तक भी 1 रुपया नहीं मिला। 8 महीने से हम ये सोचते हैं, 7वां महीना लग गया, अब तक सारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर हम पूछना चाहते हैं इन अधिकारियों से किसकी पेमेंट रुकी हुई है, जबकि आशा वर्कर को 4000 रुपए दिए जाते हैं, वो भी अब तक नहीं दी गया है। खबर है गुरुग्राम से, जहां पर सामाजिक न्याय संगठन ने सड़कों पर उतरने की घोषणा की है। कल संगठन नगर निगम के हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन का आरोप है कि 1952 में पंचायत बनने के बाद ग्रामीणों ने निजी जमीन पंचायत के नाम कर दी थी और उस वक्त टैक्स भी नहीं देना पड़ा। 2008 में नगर निगम गुरुग्राम बनने के बाद टैक्स वसूली का खेल शुरू हो गया है। तो उसकी एक विचारधारा होनी जरूरी है, और जब तक किसी संगठन की कोई विचारधारा नहीं होती तो संगठन उस लाइन पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सारे जो इलाके के जो मौजूद आदमी इसमें इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्हें सारा ने बैठ कर चर्चा की, भाई हमने जो गाँव में जो एरिया जितना भी नगर निगम में जो गाँव आए हैं इनके अंदर जो लगने वाला जो हाउस टैक्स है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झुंझुनू जिले के गुड़ा कोरशी में अवैध निर्माण कर बनी बिल्डिंग पर पंचायत की मोहर लगी है। पंचायत से लेकर तहसीलदार तक इस अवैध निर्माण पर बंद की अपनी आंखें बंद करने से राजस्व को लाखों का चूना लगा। तहसीलदार ने आवासीय भूमि पर बनी अवैध बिल्डिंग की कई पक्की रजिस्ट्री बना डाली और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार खसरा संख्या 793 भी आवासीय भूमि के नाम से दर्ज है। सोचने वाली बात तो यह है कि जब आवासीय भूमि पर दर्ज है तो कमर्शियल रजिस्ट्री कैसे हुई? बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। खबर है झुंझुनू से, जहां पर जिला कलेक्टर चंदन दुबे ने ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। दुबे के निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत नयासर में केवल ई मित्र संचालक ही मौजूद मिला और ग्राम पंचायत के सभा भवन पर ताला लगा मिला है। तो वहीं ग्राम पंचायत आबूसर में केवल ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और कृषि पर्यवेक्षक ही उपस्थित मिले हैं, अन्य स्टाफ मौजूद नहीं मिले। और एडीएम दुबे ने बताया कि बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले इन कार्मिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरदासपुर से खबर है, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने बटाला के धनी आबादी वाले हिंदू इलाके में खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर चिपकाकर न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को आग लगाने की कोशिश की है, बल्कि एक बार फिर से कोशिश 1984 के दौर को भड़काने की। और बटाला के हिंदू गोलाकार बाजार में पोस्टर लगाए गए, जिससे शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਸਟਰਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਸ ਅੱਜ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਲਵਾ ਕੇ ਕਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रिवील करांगे यदि कोई और चीज निकलती है। रायपुर से खबर है, बंगाल और बिहार के दौरे से लौटे भूपेश बघेल। राहुल गांधी की यात्रा पर बड़ी बात कही है, हर जगह पर गजब का उत्साह दिख रहा है। भूपेश बघेल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं।
कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। न्याय यात्रा का जबरदस्त माहौल है। भूपेश बघेल की ओर से सारी अहम बातें कही गई हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, न्याय यात्रा का जबरदस्त माहौल। भूपेश बघेल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने नक्सल मोर्चे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बैठक में तय हुआ कि सुरक्षा कैंप के आसपास लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने कहा कि कल हम मजबूती से लड़ाई लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो रहे हैं। गंभीरता से नीति तय की गई है की बैठक में। आज के बैठक में हमारे गृह मंत्री भी थे, सीएस थे, डीजी थे और अधिकारी थे। और उसमें यही तय हुआ कि जो सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए स्थापित हो रहे हैं, और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, उनके बसाहट तक रोड बने, उनका पक्का का घर बने, उनके घरों में बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, गैस का सिलेंडर पहुँचे, राशन पहुँचे। मतलब सुरक्षा कैंप स्थापित होने का ही मतलब है। लेकिन शायद नक्सलियों को ये भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों के पास सरकार की ये सब सुख सुविधाएँ पहुँचे, और इस तरह से सुरक्षा कैंप का लोग विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है कानपुर से, जहां पर 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य चलने वाले सड़क सुरक्षा अभियान में आरटीओ ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग सड़क दुर्घटना का शिकार न हो। बच्चों के माध्यम से उनके परिजनों को भी जागरूक किया जाएगा। आप लोग अवगत ही होंगे कि हमारा 1 माह का सड़क सुरक्षा माह चल रहा है हमारा, जो दिनांक 15 से शुरू हुआ और दिनांक 14 फरवरी चलता रहेगा। इस दौरान हम लोग कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं। मुख्यतः हमारी गतिविधियाँ 2 तरह की होती हैं। एक गतिविधि के तहत हम लोग सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। इसके लिए विभिन्न तरह की संगोष्ठियाँ, विभिन्न तरह के सेमिनार, विभिन्न तरह के पोस्टर, बैनर, पंपलेट बांटना इत्यादि शामिल रहता है। इसके अलावा चित्रकला, निबंध कला और गीत कला प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी के प्रेस क्लब में विकसित भारत संकल्प महासंघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि उनकी ये महासंघ 51 राजनीतिक दलों को मिलकर बनाया गया है, जिसमें कई पदाधिकारी शामिल हैं। उनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो देश भर में 200 चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही उम्मीदवार और सीटों की घोषणा करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई अहम बातें भी कही गई हैं। और उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कई जगह समर्थन दिया था, लेकिन जीत के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें नहीं पूछा। इस बार उन्होंने कहा है कि वो विकास के मुद्दे को लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उनकी विचारधारा से मिलते अन्य राजनीतिक दलों को आमंत्रण देते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर उनका साथ दें। हम 51 दलों ने आज पिछले 1 सप्ताह पहले बैठक करके एक नाम ये दिया कि जिस तरह से हमारे मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी राजनीतिक दल है तो अपनी पहचान भी बनानी है। पिछली बार 2022 में हम सभी लोगों ने समर्थन भी दिया था भाजपा को, और हम लोगों ने 51 दलों का जो बनाया गया है आज,
जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टियां ये हैं भारत निर्वाचन आयोग से, इसमें मान्यता प्राप्त पार्टी कोई नहीं है। विकसित भारत संकल्प महासंघ बना करके हम सभी लोग पूरे देश के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा उद्देश्य ये रहेगा, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत, सरदार भगत सिंह के विचारों का भारत, ये बनाने के लिए हम लोग रणनीति अपनी एक सप्ताह पहले बैठक में निर्णय ले चुके हैं और अपने माध्यम से जो भी हमारे किसी की समस्या, जैसे देखिए एक गंभीर समस्या आप लोग जानते हो, पूरा हिंदुस्तान ने देखा, हमारे बगल में बैठी हैं किरण कमलेश तिवारी बहन, इनके पति की जिस तरह से हत्या हुई, क्या इस तरह से हत्या होना चाहिए कि आदमी नीचे से जा रहा है और वहाँ बॉडीगार्ड भी लगा हुआ है, उसके बावजूद हत्या करके निकल जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि घटना स्थल लखनऊ है, लखनऊ में भी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ है, अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब वो समझिए कि इनको इतना ज्यादा खतरा है कि कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नगरपालिका परिषद गोंडा के जलकल प्रतिष्ठान पर गाड़ियों को समय से डीजल न देने पर मिले शिकायत पर औचक निरीक्षण कर साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने जलकल प्रतिष्ठान के अधिकारी एवं कर्मचारियों को जमकर कड़ी फटकार लगाई और कार्यों में सुधार लाने की चेतावनी दी है। पालिका का रैंडमली हम लोगों ने औचक निरीक्षण जलकल विभाग का किया और साथ साथ में वर्कशॉप भी देखी। देखिए ग्रीष्मकालीन ऋतु भी की तरफ उसकी तैयारियां पहले से होनी चाहिए, तो हम लोग ने ये इंश्योर किया कि जो वाटर टैंकर्स हैं उनकी उपलब्धता वहां पर बन रही है, नहीं बन रही है। अगर कोई वाहन जो है वो खराब है तो उनको ठीक कर लिया जाए, क्रियाशील स्थिति में ले आया जाए। साथ साथ में जो सफाई व्यवस्था भी है उसको भी टाइमली कंप्लायंस होनी चाहिए। जो टाइमलाइन बनी हुई है डोर टू डोर कलेक्शन की, सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स की, वहाँ पर वाहन जो है वो समय से नहीं पहुँच रहे हैं, इस तरह की शिकायत प्रायः देखने में आ रही थी। तो पर्ची बांटने में और उनको समय से भेजने में इसमें शिथिलता जहाँ पर है उसको पुल अप करने की आवश्यकता है और मैंने आज काफ़ी सख्त हिदायत भी की है। यूपी सरकार में मंत्री और मुजफ्फरनगर से विधायक कपिलदेव अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा चैलेंज दिया है। मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा है कि अखिलेश यादव पिछली बार के बराबर भी सीट नहीं जीत पाएंगे और ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और अभी तो बहुत खेल बाकी है। बता दें कि कपिलदेव अग्रवाल आज बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोकसभा चुनाव पर भी बयान दिया। मंत्री जी के बयान अखिलेश के उस बयान पर पलटवार हैं। मित्रों, मुझे भी ये जिम्मेदारी इस क्लस्टर के दी गई। प्रदेश में 143 क्लस्टर बनाए गए हिंदुस्तान के अंदर सभी लोकसभाओं के लिए। तो अधिकांश में 5 लोकसभाएं हैं, किन्हीं में 4 भी हैं, कहीं 3 भी हैं, कहीं 2 और 1 भी हैं। जैसा क्षेत्र है किन्हीं किन्हीं प्रदेश में 1 ही लोकसभा है तो 1 ही क्लस्टर बनाया उसका। ऐसे मिला की जिम्मेदारी है। तो मेरे पास ये मेरठ में लगी 5 लोकसभाएं हैं, जिसमें बागपत है, आपका गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है, बुलंदशहर और मेरठ है। और ईश्वरी कृपा से आप सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 5 ही लोकसभाएं हमारे पास है। और आप सबने देखा है कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लगातार लंबे समय से जनता के बीच में है और हम अन्य लोगों की तरह समय पे आके काम करते हैं ऐसा नहीं, प्रतिदिन काम करते हैं और सबके पास जाते हैं, सबके काम करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।